हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और उसके जो 3 इंपॉर्टेंट फेसेस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमें डिस्कस करने हैं उसके रीजन। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2, और आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आ जाओ भाई, व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हाँ भाई, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बहुत जल्दी, अभी नोट्स को लेके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसलिए एक बहुत जल्दी टेलीग्राम पे एक चैनल आएगा, फिर उसको आप ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको हर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स के तो खैर नोट्स की जरूरत है नहीं, बट फिर भी अगर कुछ चैप्टर्स में लगेगा तो अकाउंट्स के भी, इकोनॉमिक्स के तो नोट्स आपको उसमें मिल ही जाएंगे, और साथ साथ में आपको लेटेस्ट वीडियो की लिंक भी जल्दी मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के साथ में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता क्या है। आज हमें क्या पढ़ना है कि उसके रीजंस क्या है। जैसे हमने देखा था कि शुरू में क्या होता है, जैसे ही आप एक वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हो तो प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ती है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड फेज में क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, बढ़ती जरूर है प्रोडक्शन, जैसे जैसे आप एक एक लेबर करके लगाते जाते हो प्रोडक्शन बढ़ती तो है, लेकिन क्या होती जाती है, घटते क्रम में बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट में बढ़ती है। ठीक है, फिर तीसरे फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ती नहीं है, बल्कि उल्टा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो तो उस पूरे लॉ का अपने को क्या देखना है बेटा, रीजन देखना है। यहाँ पे सबसे पहला रीजन क्या है कि भाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में ऐसा होता क्या है, दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब आप शुरू में क्या करते हो, अपने फिक्स्ड फैक्टर्स तो आपके कांस्टेंट रहते हैं, जैसे कि लैंड वो फिक्स ही है, लेकिन आप धीरे धीरे क्या बढ़ाते जा रहे हो, लेबर बढ़ाते जा रहे हो। जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज करते जाते हो तो क्या होता है बेटा, शुरू में आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। रीजन क्या होता है कि आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स कैसे होते हैं, कम होते हैं। आ जाओ, तो in the beginning the fixed factor, that is land, is underutilized because there are too few variable factors. Adding more variable factors improve the use of the fixed factor, causing output to rise faster. तो ये रीजन होता है, शुरू में क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर के मुकाबले वेरिएबल फैक्टर्स कैसे होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से उनका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, अंडर यूटिलाइज। मतलब आप उसे फुल्ली क्या नहीं कर पा रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स कैसे लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। इसलिए शुरू में क्या होता है, एडिंग मोर वेरिएबल फैक्टर, जैसे जैसे आप और वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते जाते हो तो फिक्स्ड फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन और अच्छे से होने लगता है, जिसके वजह से शुरू में कॉज आउटपुट टू राइज फास्टर। इस वजह से शुरू में जो आपका आउटपुट बढ़ता है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या बेटा, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। When more variable factors work with the fixed factors, they are used more efficiently. जब फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ में ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, तो फिक्स्ड फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, जैसे दिस लीड टू बेटर कोऑपरेशन, स्पेशलाइजेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा कोऑपरेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, और क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक जमीन के ऊपर क्या लगाया जा रहा है, एक के बाद एक लेबर लगाया जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, वो जो लेबर है उस लेबर को स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लगाया जाएगा, जो जिस चीज में अच्छा है उसे वो काम दिया जाएगा। ठीक है, जब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में उतने ही वेरिएबल फैक्टर्स लगाए जाएंगे, मतलब अभी आपके फिक्स फैक्टर्स ज्यादा है लेकिन अभी आपके वेरिएबल फैक्टर्स कैसे हैं, कम है, मतलब एम्प्लॉइज आपके थोड़े क्या है, कम है, या वर्कर्स कैसे हैं, कम है, तो उनमें कॉपरेशन आप कैसा रख पाओगे, ज्यादा अच्छे से रख पाओगे, काम आप उनकी स्किल्स के हिसाब से आप उन्हें बांट पाओगे। इससे क्या होगा बेटा, हायर प्रोडक्टिविटी होगी। इससे प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स है ना, उन्हें आप क्या नहीं कर सकते, उन्हें तो आप डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते। फिक्स्ड फैक्टर्स लाइक लार्ज मशीनरी और लैंड ऑफन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। उनको आप छोटे छोटे यूनिट्स में बांट सकते हो, तो नहीं बांट सकते। Once invested, adding more variable factors improves their utilization. तो उनको एक बार ऐड करने के बाद, उनको एक बार खरीदने के बाद उनमें क्या किया जाता है, जब उन्हें और ऐड किया जाता है वेरिएबल फैक्टर्स को, तो उनका यूटिलाइजेशन और कैसा होने लगता है, अच्छे से होने लगता है। द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट इज, तो धीरे धीरे उनमें वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के कौन से कॉम्बिनेशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन मतलब कि भाई कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा क्या करना, प्रोडक्शन करना। ठीक है, चलो तो ये तो अपना फर्स्ट फेज हो गया।
अब सेकंड फेज का रीजन क्या होता है? रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, यानी सेकंड फेज में क्या होता है, आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते थे हो, प्रोडक्शन भी बढ़ती, लेकिन प्रोडक्शन कैसी रेट से बढ़ती है? डिक्रीजिंग रेट से, यानी एक लेबर लगाया तो 10 से बढ़ी, दूसरा लगाया तो 8 से बढ़ी, कम हो गई ना, तीसरा लेवल लगाया तो सिर्फ 4 से ही बढ़ी, बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे? डिक्रीजिंग रेट से। तो वो क्यों होता है? ये है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो अमंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर there is one optimum combination at which total product, that is TP, is maximum. After making the optimum use of fixed factors, the marginal return of variable factors begins to diminish. ठीक है, तो क्या होता है ना, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, एक बहुत सही कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका टोटल प्रोडक्ट कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगर आप और क्या लगा देते हो? वेरिएबल फैक्टर्स लगा देते हो, तो उसके बाद क्या होने लगता है? आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ने की जगह क्या होने लगता है? वो घटने लगता है, वो गिरने लगता है। ठीक है, आ जाओ। सेकंड क्या है इसके पीछे का रीजन? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है, देखो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड फैक्टर्स तो बढ़ा नहीं सकते आप, क्योंकि आप शॉर्ट रन में हो, तो आप कौन से फैक्टर्स बढ़ा रहे हो? आप वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ा रहे हो। और आपको भी पता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपन फिक्स्ड फैक्टर्स यानी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उन्हें भी बढ़ा सकते हैं, और अपन किसको बढ़ा सकते हैं? और अपन वेरिएबल फैक्टर्स को भी बढ़ा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम क्या है, अभी अपन कौन से रन में है? शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन में अपन फिक्स्ड फैक्टर्स को तो बढ़ा नहीं सकते, तो फिक्स्ड फैक्टर्स को बढ़ाने की जगह अपन उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन एक टाइम के बाद वेरिएबल फैक्टर्स भी क्या हो जाता है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यानी कि आप फिक्स्ड फैक्टर्स की जगह अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, लगाते जाओगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यानी आप फिक्स्ड फैक्टर्स की जगह वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा के प्रोडक्शन को क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकते। आ जाओ। Diminishing returns to a factors occurs because fixed and variable factors are imperfect substitutes of one another. ठीक है, ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर इस वजह से आता है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बेटा? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। There is a limit to the extent of which one factor of production can substitute it for another. क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक लिमिट है। क्या है यहाँ पे लिमिट है। फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में आप वेरिएबल फैक्टर्स को उतना ही लगा सकते हो जितनी आपके फिक्स्ड फैक्टर्स की झेलने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, तो एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं? शुरू में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे जैसे उस रूम की कैपेसिटी के हिसाब से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स उस रूम में आने लगेंगे तो क्या होगा? यस, यही होगा। देयर इज अ लिमिट टू एक्सटेंड ऑफ व्हिच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। जब उसी रूम में मतलब उस फिक्स्ड फैक्टर में जब आप ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को लगाने की कोशिश करोगे तो फिर भाई वही रूम में जहाँ पे सब लोग आराम से रह रहे थे, बैठ रहे थे, उसी रूम में क्या होने लगेगा? सफोकेशन होने लगेगा। मतलब एक तरह से फिक्स्ड फैक्टर्स के कंपैरिजन में ज्यादा, हद से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स लगा देते हैं तो फिर प्रोडक्शन बढ़ने की जगह प्रोडक्शन क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर फेज 3। यानी कि यहाँ पर वही चीज हो रही है। अब अपन ने क्या करा? फिक्स्ड फैक्टर के कंपैरिजन में मतलब अपन ने अपनी जो जमीन है उस जमीन पे जो वेरिएबल फैक्टर्स अपने को लगाने थे वो अपन अब क्या करते हैं? हद से ज्यादा लगा देते हैं। जब आप क्या करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक जमीन पे मुश्किल से 3, 4 या 5 लेबर की जरूरत है। अब आपने एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया। अब वो एक्स्ट्रा लेबर लगाने की वजह से क्या होता है? उस एक्स्ट्रा लेबर के लगाने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की जगह प्रोडक्शन क्या हो जाती है? घट जाती है। एक्चुअल में होता क्या है? होता यहाँ पे ये है कि वो प्रोडक्शन घट रही है, वो जो नेगेटिव में जाता है ना, एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है? वो जो एक्स्ट्रा लेबर है ना, उस एक्स्ट्रा लेबर की जो सैलरी देनी पड़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है? आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा लेबर के आने की वजह से प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रही है, उल्टा क्या हो गया? प्रोडक्शन बढ़ने की वजह कम हो रही है। कम इसलिए ही हो रही है क्योंकि है ना, यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है ना, नुकसान अपन को उसकी सैलरी का हो रहा है, उसके वेजेस का हो रहा है, उसका रेन्यूमरेशन का हो रहा है। समझ में आया? और दूसरा, ओवर क्राउड होने की वजह से क्या होने की वजह से? ओवर क्राउड होने की वजह से मिसमैनेजमेंट होता है, और वो मिसमैनेजमेंट होने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की जगह प्रोडक्टिविटी उल्टा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो इधर, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। सबसे पहला क्या है भाई? लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। द नेगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ऑफ फिक्स्ड नेचर व्हिच कैन नॉट बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स इन द शॉर्ट रन। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो कैसे होते हैं? फिक्स नेचर के होते हैं, जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकते।
विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर्स इन शॉर्ट रन, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ा सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते। और फिक्स्ड फैक्टर की अपनी क्या होती है, फिक्स्ड फैक्टर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया समझ, मतलब नेगेटिव रिटर्न। सेकंड, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड फैक्टर, जब फिक्स फैक्टर्स के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा लगा दिए जाते हैं तो उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या हो जाता है, यस वो सही नहीं होता, वो बहुत पुअर हो जाता है। When variable factors becomes too excessive in relation to fixed factor, देखो फिक्स फैक्टर्स के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर्स कैसे लगा दिए ज्यादा, then they obstruct each other, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। It leads to poor coordination between variable and fixed factor, इसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, एक poor coordination या एक तरह से सही मैनेजमेंट बिठाना मुश्किल हो जाता है। As a result, total output fall instead of rising and marginal product becomes negative, इसलिए यहाँ पे टोटल आउटपुट बढ़ने की जगह एक्चुअल में आपका टोटल आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, तो डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तो क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर्स की एफिशिएंसी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। With continuous increase in variable factors, the advantage of specialization and division of labor starts diminishing. It results in inefficiency of variable factors, which is the another reason for the negative returns to the eventually set. अब होता क्या है, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाते हो, आपकी फैक्ट्री या आपका जो फिक्स्ड फैक्टर होता है उसके ऊपर जो आपने स्पेशलाइजेशन कर रखा था लेबर का, वो क्या होने लगता है, डिस्टर्ब होने लगता है। मतलब आपने जब काम किस हिसाब से बांट रखा था, आपने जब काम स्किल्स के बेसिस पे बांट रखा था, तो जब लेबर क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा क्या हो गया, वर्क का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ये होता है भाई एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट डिमिनिशिंग। तो जो एडवांटेज अपने को स्पेशलाइजेशन की वजह से मिल रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से मिल रहा था, वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि आप ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर देते हो, समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद इट रिजल्ट्स इन इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, इस वजह से आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। होता क्या है बेटा, जब आप क्या करते हो, ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर देते हो, जब आप ज्यादा काम बांट देते हो, तो फिर क्या करते हैं, जो ज्यादा लेबर हो जाता है ना, तो लेबर एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगता है, ब्लेम डालने लगता है, जिसकी वजह से क्या आती है, इनएफिशिएंसी आती है वेरिएबल फैक्टर्स है, व्हिच इज अनदर रीजन फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू इवेंचुअली सेट इन, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उल्टा और क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो भाई आ जाओ, लास्ट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको और समझ लेते हैं, ये क्या है, ये भी वही है, सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे जैसे आप क्या करते हो, फिक्स्ड फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते चले जाते हो, तो जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट वो क्या होता चला जाता है बेटा, कम होता चला जाता है विद एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, सबके साथ लगता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद ए फिक्स्ड फैक्टर, इसके साथ फिक्स्ड फैक्टर के साथ, देन मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि हर एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने के वजह से जो आपका क्या बढ़ रहा है, जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, वो क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है, मस्ट फैक्टर मस्ट फॉल। इट मींस दैट मार्जिनल रिटर्न डिमिनिशेस व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीजेस, जब वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, बढ़ता है ना, जब आप फिक्स्ड फैक्टर के कंपैरिजन में वेरिएबल फैक्टर को क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे आपकी जमीन है, ये तो फिक्स्ड ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, इसे अपन शॉर्ट रन में बढ़ा नहीं सकते। ये देखो अब ये तुम्हारा लेबर है, 1 2 3 4, ये देखो बढ़ता जा रहा है, पहले एक लेबर था, टोटल प्रोडक्ट 12, मार्जिनल प्रोडक्ट भी कितना 12। देखो जैसे ही आपने दूसरा लेबर लगाया तो क्या हुआ, ये देखो आपका एक एडिशनल लेबर को लगाने की वजह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा तो सही, लेकिन देखो कितने से बढ़ा, 10 से कम हो गया कि नहीं। फिर आपने वापस से एक एडिशनल लेबर लगाया, वापस से बढ़ा, लेकिन देखो कितने से, 8 से बढ़ा, कम बढ़ा कि नहीं, आपका हो गया ये 22 + 8 कितना हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। फिर आपने फिर एक एडिशनल लेबर लगाया, देखो फिर 6 हो गया, फिर एक एडिशनल लेबर लगाया तो फिर कितना हो गया, ये 4। आया समझ में, ये है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये भी सब जगह लगता है बेटा, सब जगह ये भी लगता है, क्यों, क्योंकि
जो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स की बियरिंग कैपेसिटी होती है, उनकी क्या होती है, एक बियरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते जाते हो, एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। देखो इसी चीज को काय पे प्लॉट कर दोगे, जब आप ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे, ये देखो एक लेबर था तो 12, 2 हुए तो इतना, फिर इतना, फिर इतना। आप इसमें साफ देख सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट हर एक एडिशनल लेबर के बाद क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की रिलेशनशिप ऐसे रखने की जगह चलो मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ और तुम्हें अपने आप वो चीज समझ में आ जाएगी। इधर देखो, ये रहा आपका टोटल प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान से देखना, ये देखो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है ना, ये देखो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कि नहीं। जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ये देखो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है और बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जरा, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, यहाँ देखो यहाँ पे मैक्सिमम है ना, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, और एक रिलेशनशिप क्या है, जैसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है किस किस के बीच की, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच की। चलो आ जाओ, ये देखो यहाँ पे, अब देख लो यहाँ पे वही है पूरा। देखो क्या लिखा है, as long as TP increases, देखा था ना अपन ने शुरू में, जब TP इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, तो MPB क्या होता है बेटा, बढ़ता है, also increases। फिर क्या हुआ, when TP increases at diminishing rate, MP decreases। जब TP बढ़ता है लेकिन कैसी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो MPB क्या होने लगता है, कम। ये देखो जब TP बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, MPB बढ़ता है। जब TP डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तब MP क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देख लो, when TP reaches its maximum point, जब TP के मैक्सिमम था 52 था, तब MP क्या हो जाता है, जीरो। MP becomes zero, that is on the 5th unit of variable factor। ये भी अपन ने देख लिया। और जब TP क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, that is from 6th unit of variable to वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये रिलेशनशिप रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा समझो कि शुरू में जब क्या होता है, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो कॉमन सेंस वाली ये बात है, जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा ही, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट से आप क्या निकाल सकते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कॉमन सेंस वाली बात, जैसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा तो कॉमन सेंस वाली बात है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने के वजह से जो आपके टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरेगा। दूसरा, जब आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, उस टाइम पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जीरो। क्या होता है उस टाइम पे, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो होगा। और जैसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट गिरने लगेगा, जैसे ही आपका टोटल प्रोडक्ट गिरेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जब आप माइनस करने जाओगे तो आप इसको इससे माइनस करते हो, TPN माइनस TPN माइनस 1। तो TPN कितना है, TPN आपका 48 है, 48 माइनस क्या करोगे, 52, माइनस का क्या आएगा, 4, तो 52 माइनस का है। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप किस किस के बीच की, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच की। ये देखो, ये आप इसको इस तरह से यहाँ पे आप अपने एग्जाम में ग्राफ प्लॉट करके आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट अपने को किस किस की रिलेशनशिप देखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट बताया था ना, पर यूनिट क्या होता है, पर यूनिट मतलब जो अपन वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं, उस वेरिएबल फैक्टर के पर यूनिट कितनी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, वो होता है अपना एवरेज प्रोडक्ट। लो, इसकी रिलेशनशिप के लिए भी अपन को रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं। देखो इधर आओ, तो जब एवरेज प्रोडक्ट देखो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों एक तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट घटने लगेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा, कम होने लगेगा। और ये देखो, जहां पर जैसे ही ये देखो, अभी तो ये बढ़ रहा था, और जैसे ही ये क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ये घटने लगेगा तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आ जाओ इधर देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला, as long as marginal product is more than एवरेज प्रोडक्ट, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा किससे,
एवरेज प्रोडक्ट से एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दैट इज अप टू सेकंड यूनिट, ठीक है। फिर जैसे ही क्या होगा, MP इज इक्वल्स टू AP, जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, AP इज एट मैक्सिमम, उस टाइम पे AP का पे होता है, मैक्सिमम पे होता है, दैट इज द थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल। क्योंकि अपन ने कहा देखा, थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल में देखा था, जब ये एक दूसरे के बराबर होते हैं उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है, कम होता है, किसके कंपैरिजन में, एवरेज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो ऐसे में एवरेज प्रोडक्ट क्या होने लगता है, गिरने लगता है, बिल्कुल अपोजिट होगा ना, क्योंकि जब MP ज्यादा था, जब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा था, ज्यादा, तो उस टाइम पे एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट कैसा हो, सॉरी मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है, कम, किसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, AP फॉल्स, ठीक है। ये अपन ने फोर्थ यूनिट में देखा, ये देखो जैसे ही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो गया तो आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की वजह से प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, फिर उसमें लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, देयर आफ्टर बोथ AP मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, बट MP बिकम्स नेगेटिव whereas AP remains positive. MP falls at a faster rate in comparison to fall in the average product, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद में thereafter, इसके बाद दोनों ही क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, ये देखो दोनों ही क्या हो रहे हैं, यहाँ पे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज्यादा फास्टर रेट से गिरता है, कौन सी रेट से, ज्यादा फास्टर रेट से गिरता है एज कंपैरिजन टू योर एवरेज रेट, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आपका एवरेज प्रोडक्ट क्या नहीं होता बेटा, नेगेटिव नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। ये फास्टर रेट से ही गिरेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये है एक एडिशनल यूनिट पे बढ़ने वाली प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट है पर यूनिट, जैसे कि आपने 6 लेबर लगाया तो 6 लेबर लगाने पे आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो ये बताएगा आपको पर यूनिट। जैसे कि 6 लेबर और एक लेबर कितना बना रहा है भाई, 8, तो 6 का इंटू 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 48। ये आपको क्या बताता है, पर यूनिट, कि भाई एक लेबर लगाने से पर यूनिट जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी बढ़ रही है। इसलिए ये कैसी रेट से बढ़ता है, ये कैसी रेट से घटता है, ये स्लोअर रेट से घटता है एज कंपेरिजन टू मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो तो ये इसी का क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जब तक MP कैसा है, ये MP है, जब तक MP AP से ज्यादा है, ये देखो एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यहाँ पे अपना जो AP है वो कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे ही अपना क्या गिरने लगा, MP गिरने लगा, तो AP भी क्या होने लगा बेटा, गिरने लगा। लेकिन MP कैसी रेट से गिर जाता है, फास्टर रेट से एज कंपैरिजन टू AP। AP नेगेटिव नहीं होता, लेकिन MP क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। आगे समझ में क्लियर। चलो इसी के साथ अपना चैप्टर 5 यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, कोई भी डाउट हो तो मेंशन कर दिया करो, ठीक है। चलो तो भाई कल 2 महीने हो गए हैं हमारे YouTube चैनल को, हमारी क्लासेस को, और 2 महीने में 200+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, है ना। तो आई होप मेरे हिसाब से तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, बढ़िया है ना। तो और भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और भी उन्हें बताओ, है ना। और आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो उसके लिए कमेंट करा करो, और कुछ चीज़ नहीं आए समझ में तो उसके लिए भी कमेंट किया करो, क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आता है ना, तो आप कमेंट किया करो ताकि उससे पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। आप कमेंट करते हो तो वो अच्छा भी लगता है, उससे समझ में भी आता है कि हाँ भाई जैसा पढ़ाया जा रहा है, मतलब जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर आप थोड़ा और कमेंट करेंगे कि सर ये चीज़ और अच्छे से या वो, तो फिर मैं और उसको अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। तो कमेंट किया करो, ठीक है, और लाइक भी किया करो। चलो तो इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है, और बहुत जल्द टेलीग्राम पे चैनल आएगा और उसके थ्रू आपको क्या मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए थैंक यू।